हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलो, जैसे आप लोग को मालूम होगा, हम लोगों ने केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। क्रैश कोर्स में पहला जो चैप्टर लिए थे थर्मोडायनेमिक्स लिए थे। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करके आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था किसी भी प्रोसेस में या किसी रिएक्शन में कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। वहां हम लोगों ने हीट के बारे में पढ़ लिया था, वर्क डन के बारे में पढ़ लिया था, एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन अभी भी हम उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे आप लोग को मालूम होगा, जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले यही पॉइंट बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बता देता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये भी बता देता है कि कितने परसेंट तक होगा। आज हम लोग को इस पार्ट में ये जवाब मिल जाएगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रोसेस समझना पड़ेगा। कौन सा प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, इसके बारे में समझना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो अपने आप होता है, मतलब किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत ना पड़े, वो प्रोसेस अपने आप हो। या अगर बढ़िया से बोले तो मतलब इसको थोड़ा सा इनिशिएट कर दे, या तो उसको इनिशिएट कर दे। इनिशिएट करने के बाद वो प्रोसेस अपने आप होने लगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या तो इसको गिवन सूटेबल कंडीशन दे दे, गिवन सूटेबल कंडीशन देने के बाद वो प्रोसेस अपने आप होने लगे, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। मतलब यहाँ एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत ना पड़े, वो प्रोसेस अपने आप होने लगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मान लो कि पानी का गिरना, पानी हमारा ऊपर से नीचे अपने आप गिरता रहता है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लो कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज तभी फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, चार्ज हमेशा फ्लो रहता है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। मान लो कि हमने एक बर्फ रख दिया, एक आइस का टुकड़ा रख दिया। आइस का टुकड़ा रखने के बाद रूम टेम्परेचर पे हमारा ये मान लो कि 25 डिग्री पे रख दिए। जब 25 डिग्री पे रखने के बाद बताओ आइस का टुकड़ा ऑटोमेटिक अपने आप पिघल जाता है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। या तो फिर हमारे मान लो कि गैस का फ्लो होना, जब भी गैस फ्लो होती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस फ्लो होती है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब कहां कहां इनिशिएट करना पड़ता है? मान लो कि हमने हमारे पास एक कैंडल है, कैंडल को क्या करते हैं हम? जलाने के बाद छोड़ देते हैं, वो प्रोसेस अपने आप होती रहती है, पूरी मोमबत्ती जल जाती है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहां हम थोड़ा सा इनिशिएट किए। मान लो पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल को बंद कर दे, एक बार जलाने के बाद वो प्रोसेस अपने आप होती रहती है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये जितने भी दुनिया में नेचुरल प्रोसेस होते हैं, सभी के सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। दुनिया में जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, सभी के सभी कौन सा प्रोसेस होते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एक खासियत होती है कि वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो गया ए से बी, अगर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो ये इरिवर्सिबल होगा, ए से बी जाएगा। अगर बी से ए लेके आना होगा तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कराना पड़ेगा, तभी बी से आएगा। तभी आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अगर इसको रिवर्सिबल बनाना है तो कुछ ना कुछ सम एक्सटर्नल एजेंसी करना पड़ेगा, तभी ये रिवर्सिबल होगी। आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार दुनिया में जब भी प्रोसेस देखा गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप क्यों होता है? क्वेश्चन यहां से उठता है कि अपने आप क्यों होता है। तो इसके लिए दो फैक्टर जिम्मेदार है। पहला फैक्टर जिम्मेदार है एनर्जी। कौन सा फैक्टर? एनर्जी। दूसरा फैक्टर जिम्मेदार है एंट्रोपी। दूसरा कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? एंट्रोपी। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रही है तो या तो एनर्जी कम करने के लिए होगी। अच्छा, एनर्जी कम हो रही है तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है। कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप हो रही है, तो वो तो या तो एनर्जी कम करने के लिए होगी। अगर एनर्जी कम कर रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के। अगर जहां एनर्जी कम नहीं हो रही है तो वहां पक्का रैंडमनेस बढ़ी होगी, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ी होगी। तो दो फैक्टर जिम्मेदार, कौन कौन सा? रैंडमनेस और एनर्जी। अगर एनर्जी कम हो रही है तो पक्का वहां क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। अगर वहां एनर्जी कम नहीं हो रही है तो पक्का वहां क्या बढ़ रही है? रैंडमनेस। जैसे एग्जांपल के साथ सुनो, भी प्रोसेस ये भी हो सकता है कि हम मान लो कि हमारे पास वाटर सॉलिड है, ये वाटर सॉलिड है। अब बताओ ये वाटर लिक्विड बन गया कितने डिग्री पर? 25 डिग्री पे। मान लो ये आइस का टुकड़ा है, आइस का टुकड़ा रख दे तो क्या लिक्विड बन जाता है? अच्छा, ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। कहां क्या बन रहा है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो बताओ यहाँ एनर्जी बढ़ी है कि कम है? यहाँ एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ? ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो यहाँ एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने के बाद भी ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एनर्जी फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, दूसरा फैक्टर और जिम्मेदार है। अच्छा, खुद सोचो, ये बताओ यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर, बताओ यहाँ सॉलिड के मॉलिक्यूल पास पास, बताओ यहाँ रैंडमनेस ज्यादा कि यहाँ पे? मतलब लिक्विड में क्या रैंडमनेस ज्यादा है,
इसका मतलब कि एनर्जी के साथ साथ जो दूसरा फैक्टर जिम्मेदार होता है वो क्या होता है, रैंडमनेस। अगर किसी भी प्रोसेस की रैंडमनेस बढ़ गई तो पक्का वो कौन सा होने वाला है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाला है, वो अपने आप होने वाला है। इसका मतलब कौन कौन फैक्टर जिम्मेदार, एनर्जी और एंट्रोपी। अब हम लोग एंट्रोपी के बारे में देखने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ा कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तभी होती है, मतलब अपने आप इसलिए होती है या तो एनर्जी कम करने के लिए होती है। अगर एनर्जी कम नहीं हो रही है तो पक्का वहां क्या हो रहा होगा, रैंडमनेस बढ़ रहा होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा होगा। और रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को समझने के लिए आपको एक टर्म पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, सुनो, एंट्रोपी एक थर्मोडायनामिक्स का क्वांटिटी है जो मेजर करके हमें ये बता देता है कि कितना रैंडमनेस है या कितना डिसऑर्डरनेस है। कौन बताता है, एंट्रोपी बताता है। अच्छा सुनो, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, सिर्फ पाथ फंक्शन दो ही होती है, कौन कौन से, हीट और वर्क डन। अच्छा सुनो, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। अगर डिसऑर्डरनेस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, डिसऑर्डरनेस कम तो एंट्रोपी कम। चलो, सॉलिड लिक्विड गैस में हम लोग देखने आ रहे हैं किसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। बताओ, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या पास में है, हाँ, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर है, क्या गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है। बताओ, जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर है तो रैंडमनेस कहां ज्यादा होगा, गैस लिक्विड सॉलिड में कहां ज्यादा होगा, गैस में ज्यादा होगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर है। बताओ, रैंडमनेस मतलब क्या हो गया, बिखराव। बताओ, बिखराव गैस में ज्यादा हो लिक्विड में, गैस में, और लिक्विड सॉलिड में कंपेयर करें तो लिक्विड में। इसका मतलब डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा कहां पे होगा, गैस में हो गया। तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। मतलब गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है किससे, लिक्विड से, लिक्विड की ज्यादा होती है किससे, सॉलिड से होती है। चलो सुनो, दूसरा फैक्टर देखो, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगा। मान लो कि हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स क्या भागेंगे इधर उधर, डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो जाएगा, रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगा। जब रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। प्रेशर के टर्म में देखो, अच्छा प्रेशर है, अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, किसी ऊपर अप्लाई कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से क्या मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे सॉलिड में देखा था हम लोग, जब मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे तो रैंडमनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रैंडमनेस कम हो जाएगा तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। मतलब प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या हो जा रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी कम हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर पीपीटी बन गया, कोगुलेशन हो गया, पॉलीमराइजेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो वहां चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सुनो, ये केमिकल रिएक्शन के लिए। बताओ, अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आ गया, डेल्टा एनजी 0 से बड़ी वैल्यू आ गई तो वहां एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 आ गया तो वहां चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 आ गया तो वहां चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब क्या, चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। जैसे इसका एग्जांपल एक सुन लेते हैं। देखो, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन दिया है हमारे पास N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। अच्छा सुनो, डेल्टा एनजी किसका लेते हैं, डेल्टा एनजी किसका लेते हैं, सॉलिड का लेते हैं, नहीं। लिक्विड का लेते हैं, नहीं। सिर्फ किसका लेते हैं, गैसेस का लेते हैं। मान लो ये सब गैसेस फॉर्म में दिया है, किसके फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। अब पता लगाना है कि एंट्रोपी बढ़ रही है कि कम हो रही है। देखो, पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा एनजी। कोई भी रिएक्शन रहेगा सबसे पहले आप डेल्टा एनजी निकाल लेना। डेल्टा एनजी अगर कम आ रही है 0 से तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डेल्टा एनजी 0 आ रही है तो चलिए एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आ रही है तो एंट्रोपी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलो डेल्टा एनजी निकालें। बताओ, प्रोडक्ट का लेना पड़ेगा सबसे पहले। प्रोडक्ट का कितना है, 2, और प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, माइनस करो। रिएक्टेंट में कितना है, 3 और 1, कितना हो जाएगा, 3 + 1। बताओ कितना हो जाएगा, 2 - 4 बराबर -2। डेल्टा एनजी लेस देन 0 आया, मतलब नेगेटिव में आया है, तो एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका जवाब क्या आएगा, चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 आएगा। सुनो, अगर कहीं भी सॉलिड मिलाए, सॉलिड मिला दे, या लिक्विड मिला दे, या गैस मिला दे, तो पक्का वहां एंट्रोपी बढ़ेगी। चाहे सॉलिड में सॉलिड मिलाए, चाहे लिक्विड में लिक्विड मिलाए, चाहे गैस में गैस मिलाए, तो वहां एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। जो ग्रेफाइट की एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है किससे, डायमंड की। ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है किससे, डायमंड से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताओ, एक को हम बॉयल कर दिए, एक को क्या कर दिए, बॉयल कर दिए। बताओ, इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, क्या सोच रहे हो, बताओ, इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी,
बढ़ेगी। अरे सर वो तो सॉलिड बन गया तो फिर कैसे बढ़ेगी? हाँ, क्वेश्चन आपका आंसर सही है कि आप लोग सॉलिड बन गया है, लेकिन मतलब उसके अंदर जो प्रोटीन थी वो क्या हो गया? डीनेचर्ड फॉर्म हो गई। उसके अंदर जो प्रोटीन थे क्या हो गया? डीनेचर्ड फॉर्म हो गया, रैंडमनेस बढ़ गई, तो इसलिए हम कहेंगे एंट्रोपी बढ़ गई। कभी भी रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाए, क्या हो जाए? रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा तो वहां एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब हम लोग एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखने आ रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट। और जो भी हीट दे रहे हैं हम लोग कौन से प्रोसेस से दे रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस दे रहे हैं। मान लो इस सिस्टम को हमने हीट दे दिया, कौन से प्रोसेस से? रिवर्सिबल प्रोसेस से। अच्छा खुद सोचो, जब सिस्टम के अंदर हीट आएगी, जब सिस्टम के अंदर हीट आएगी तो इसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब इसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी क्या कर रहे हैं? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। मतलब इस सिस्टम में अगर हम हीट को प्रोवाइड कर दें, इस सिस्टम में हीट को प्रोवाइड कर दें तो इसकी रैंडमनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर खुद सोचो हीट को और बढ़ाते गए, हीट को और बढ़ाते गए तो रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जितना हीट बढ़ाते जाएंगे उतना रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, मतलब उतना एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो चेंज एंट्रोपी आएगा किसके हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आया? हीट के। वो भी हीट कौन से फॉर्म में देना है? रिवर्सिबल फॉर्म में। मतलब हीट जितना ज्यादा देते रहेंगे रिवर्सिबल फॉर्म में उतना चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, इसलिए डायरेक्टली आए। पहला फैक्टर इसमें। दूसरा फैक्टर सुनो, मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, ठीक है, एक 25 डिग्री पे रख दिए, एक 100 डिग्री पे रख दिए। सुनो, एक 25 डिग्री पे रख दिए, एक 100 डिग्री पे रख दिए। अगर सेम हीट इसी को देते हैं, मतलब हीट इसको भी दे दिए, क्यों? रिवर्सिबल। जितना हीट सिस्टम फर्स्ट को दिए उतना ही हीट हम सिस्टम सेकंड को देने वाले। मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। सुनो, जितना हीट हम फर्स्ट सिस्टम को दिए हैं उतना ही हीट हम कौन से दे रहे हैं? सेकंड सिस्टम को दे रहे हैं। क्यों? रिवर्सिबल। एनसीईआरटी आपकी यहां कहती है कि अगर हमारा ये लोअर टेम्परेचर हो गया, ये हायर टेम्परेचर, एक लोअर टेम्परेचर को उतना ही हीट दे रहे हैं और हायर टेम्परेचर को भी उतना हीट दे रहे हैं। हीट हम क्या करें? सेम क्वांटिटी में दे रहे हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है जो लोअर वाला टेम्परेचर होगा, जो लोअर वाला टेम्परेचर होगा उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी, मतलब रैंडमनेस ज्यादा होगी। मतलब अगर हीट दोनों सिस्टम को हम बराबर दें, इस सिस्टम को हीट क्या इक्वल दें, लेकिन जो लोअर वाला टेम्परेचर होगा वहां रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर। इसका मतलब एंट्रोपी बताओ, लोअर वाले टेम्परेचर में ज्यादा होगी, हायर हो लोअर वाले टेम्परेचर में। इसका मतलब एंट्रोपी हमारी जो होगी, एंट्रोपी किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होगी। मतलब कम टेम्परेचर वाला डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, कम टेम्परेचर वाला डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा। तो इसलिए हमारा चेंज एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी किसकी होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तभी आपके एनसीईआरटी ने कहा है कि हीट एडेड टू अ सिस्टम एट या लोअर टेम्परेचर कॉज ग्रेटर रैंडमनेस। मतलब कि जो लोअर टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? ज्यादा रैंडमनेस शो करेगा, किससे? हायर टेम्परेचर से। आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, आपके एनसीईआरटी का ये लाइन है। इसका मतलब कि हमारा जो चेंज एंट्रोपी होगा किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होता है। यहां से जो हमारा फार्मूला एंट्रोपी का निकल के आया है, चेंज एंट्रोपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। ये फार्मूला हमारा निकल के आया किसके लिए? चेंज इन एंट्रोपी के लिए। जितना ज्यादा हम हीट देते जाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? एंट्रोपी हमारी चेंज एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ती जाएगी। यहां से हमारा चेंज एंट्रोपी का फार्मूला निकल के आया। अब हम लोग चेंज इन एंट्रोपी किसी प्रोसेस के लिए निकालते हैं। चेंज इन एंट्रोपी किसी प्रोसेस के लिए जो फार्मूला होता है, चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू एनसीबी ln T2 अपॉन T1 प्लस nr ln B2 अपॉन B1। यह फार्मूला होता है एनसीपी ln T2 अपॉन T1 प्लस nr ln P1 अपॉन P2। ये याद रखना है। अच्छा, सीबी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये याद रखना है। अच्छा सुनो, ये अगर आइसोकोरिक कर दे, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कर दे, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? चेंज एंट्रोपी बराबर क्या हो जाएगा? एनसीबी ln T2 अपॉन T1। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक बोल दे तो बताओ ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या फार्मूला हो जाएगा? एनसीपी ln T2 अपॉन T1 हो जाएगा। अगर आइसोथर्मल की बात करें, आइसोथर्मल कह दे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट बताओ ये क्या हो जाएगा? ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो। तो कौन सा फार्मूला बनेगा? nr ln B2 अपॉन B1 या nr ln P1 अपॉन P2। ये किसी प्रोसेस के लिए होता है, किसी प्रोसेस के लिए होता है, याद रखना है। एक बार 2016 में इसी पे क्वेश्चन आ चुका है,
16 में नीड ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। डेल्टा एच बराबर क्या होता है, NCB ln T2 अपान T1 प्लस NR ln B2 अपान B1। डायरेक्ट फार्मूला पूछा था इस 2016 में। अगर सुनो, अच्छा ये ln h को लॉग में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ आगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग में बदल देंगे। सुनो, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए बात करें, किसके लिए, केमिकल रिएक्शन, मान लो हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, A गिव्स C प्लस D, A प्लस B गिव्स कितना देता है, C प्लस D। इसके लिए केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का एंट्रोपी निकाल लो, किसका, प्रोडक्ट का एंट्रोपी निकाल लो, माइनस कर दो किसका, एंट्रोपी रिएक्टेंट का कर दो, मतलब प्रोडक्ट का सम करके एंट्रोपी निकाल लो और माइनस कर दो रिएक्टेंट के एंट्रोपी का सम करके माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा, चेंज एंट्रोपी निकल जाएगा। सुनना, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पूछे, किसके लिए, एडियाबेटिक के प्रोसेस के लिए पूछे, तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि चेंज एंट्रोपी किसका होता है, Q अपान टेम्परेचर, और ये किसका होगा, रिवर्सिबल। एडियाबेटिक में Q क्या होता है, हीट क्या होता है, जीरो। जब हीट जीरो तो चेंज एंट्रोपी जीरो, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में चेंज एंट्रोपी जीरो। हमने चेंज एंट्रोपी जीरो बोला है, एंट्रोपी जीरो नहीं बोला है, हमने चेंज एंट्रोपी जीरो बोला है, लेकिन चेंज एंट्रोपी जीरो नहीं बोला है। जब भी चेंज एंट्रोपी जीरो हो जाएगी एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। नोट करके ये पॉइंट याद रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है, नोट कर। कभी भी एडियाबेटिक, क्या एडियाबेटिक आइसोलेटेड बोलना बोलेगा तो वहां चेंज एंट्रोपी क्या कर देना, जीरो कर देना। कभी भी एडियाबेटिक आइसोलेटेड बोलेगा तो चेंज एंट्रोपी क्या कर देना, जीरो कर देना। लेकिन सुनना, अगर एडियाबेटिक के आगे स्पॉन्टेनियस लिख दिया, क्या लिख दिया, स्पॉन्टेनियस, तो वहां चेंज एंट्रोपी जीरो मत करना, ग्रेटर देन जीरो। कभी भी स्पॉन्टेनियस बोलेगा तो वहां चेंज एंट्रोपी क्या करना, ग्रेटर देन जीरो। हमेशा एंट्रोपी बढ़ेगी, चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कौन सा प्रोसेस में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। लेकिन सिर्फ एडियाबेटिक लिख के देगा तो आप चेंज एंट्रोपी जीरो कर देना, लेकिन एडियाबेटिक के आगे स्पॉन्टेनियस लिख देगा तो चेंज एंट्रोपी जीरो मत करना, ग्रेटर देन जीरो होगा। अब हम लोग चेंज एंट्रोपी किसी फेज ट्रांजिशन के लिए निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ने आए एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन के, मतलब कि फ्यूजन क्या होता है। मान लो कि एक मोल सॉलिड से लिक्विड बदलने के लिए, एक मोल सॉलिड से बदलने के लिए उसको फ्यूजन बोलते हैं। सुनो, चेंज एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं चेंज एंट्रोपी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हीट अपान टेम्परेचर होता है, ठीक है। अच्छा, इसी रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर पे कर दे, जब कांस्टेंट प्रेशर पे कर दे तो बताओ यहाँ क्यूपी बराबर किसके बराबर हो जाता था, चेंज इन एंथैल्पी। तो हीट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। बताओ चेंज एंट्रोपी इक्वल टू क्या हो गया, चेंज एंथैल्पी अपान में टेम्परेचर। अच्छा, चेंज एंथैल्पी किसका है, फ्यूजन का है, किसका है, फ्यूजन का। याद रखना है यहाँ चेंज एंथैल्पी जब भी लेना तो एक मोल के लिए लेना, किसके लिए, एक मोल के लिए। सेम टू सेम बताओ, चेंज वेपराइजेशन क्या हो गया, वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस में बदलना। बताओ चेंज एंट्रोपी यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपान टेम्परेचर। यहाँ बताओ चेंज एंथैल्पी किसका लेना है, वेपराइजेशन का लेना है। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनाने के लिए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बनाने के लिए कितना चेंज एंट्रोपी हुआ। बताओ किसका बराबर हो जाएगा, चेंज एंट्रोपी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच। अब बताओ डेल्टा एच किसका लेना है, सब्लिमेशन का लेना है, सब्लिमेशन का लेना है अपान में टेम्परेचर। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, डेल्टा एच मतलब चेंज एंथैल्पी देके, टेम्परेचर देके, एंट्रोपी से पूछ सकता है कि कितना चेंज एंट्रोपी हुआ, या चेंज एंट्रोपी देख के ये पूछ सकता है कितना टेम्परेचर हुआ, ये पूछ सकता है। हम नोट करके एक दो पॉइंट सुनो, अगर हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है, तो वहां चेंज इन एंट्रोपी टोटल हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा। मतलब कौन सा प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। याद रखना, कभी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा तो चेंज एंट्रोपी हमारा टोटल कितना आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब वहां चेंज एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल, कौन सा प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, तो चेंज इन एंट्रोपी टोटल कितना आएगा, यहाँ पे हमारा जीरो आ रहा है। मतलब कि कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ तो चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्रोसेस इरिवर्सिबल हुआ तो चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हुआ तो क्या हो जाएगा, चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तभी आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, कहा आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर आइडियल गैस है, क्या है, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है, आपकी एनसीईआरटी लिख रही है, आज जाके पढ़ना। अगर प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, आइडियल लिखा, आइसोथर्मल लिखा है, तो डेल्टा एच जीरो, डेल्टा ई जीरो, मतलब चेंज इन एंथैल्पी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, इससे कोई मतलब नहीं, प्रोसेस से कोई मतलब नहीं हो, सिर्फ क्या हो, आइडियल हो, क्या हो, आइडियल हो, आइसोथर्मल हो, तो डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन
चेंज एंट्रोपी डिपेंड करती है कि आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल हुआ तो चेंज एंट्रोपी जीरो होगी, अगर इरिवर्सिबल हुआ तो चेंज एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। लेकिन हमारा एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ये डिपेंड नहीं करती है प्रोसेस कौन सा है। चलो सुनो, अब हम यही पढ़ रहे थे कि स्पॉन्टेनिटी होगी कि नहीं होगी। तो बताओ, ये अगर हमारा चेंज एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब कि टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो पक्का वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि स्पॉन्टेनिटी रहेगी। वहां ग्रेटर देन जीरो एंट्रोपी हमारा ग्रेटर देन जीरो आ जाए, मतलब कि एक जीरो से बड़ी आ जाए एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी टोटल, किसका टोटल, ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का, टोटल अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो ऐसा कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अगर एंट्रोपी लेस देन जीरो आ जाए, क्या एंट्रोपी, चेंज एंट्रोपी लेस देन जीरो आ जाएगा तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। मतलब चेंज एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन जीरो तो कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। अगर चेंज एंट्रोपी लेस देन जीरो तो कौन सा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर चेंज एंट्रोपी टोटल कितना आ जाए, जीरो, टोटल कितना आ जाए, जीरो, तो पक्का वो कौन सा प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। यहां से हम एंट्रोपी से प्रेडिक्ट कर लिए हैं कि अगर हमारा बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर चेंज एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर चेंज एंट्रोपी लेस देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर चेंज एंट्रोपी इक्वल टू जीरो तो कौन सा प्रोसेस, इक्विलिब्रियम। अच्छा सुनो, एस टोटल, एंट्रोपी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी सिस्टम प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग। एंट्रोपी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी सिस्टम प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग। अच्छा बताओ, क्या एच सराउंडिंग एंथैल्पी सराउंडिंग इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस एच सिस्टम के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच टोटल बराबर चेंज एंट्रोपी सिस्टम का माइनस में एंथैल्पी सिस्टम अपॉन टेम्परेचर। इस पे आपका एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है, इस पे आपका एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन दिया है। ये बात कुछ थी एंट्रोपी से, एंट्रोपी से हम ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि बताओ स्पॉन्टेनिटी होगी कि नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, इससे हम प्रेडिक्ट कर लिए। लेकिन दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि ये टोटल की बात करता है, ना सिस्टम की बात करता है, ना सराउंडिंग की बात करता है, एंट्रोपी की बात करता है, टोटल की बात करता है। सुनो, अब गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी ये स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करती है। क्या करती है, स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करती है। अच्छा, चेंज एंट्रोपी भी स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करती है, गिब्स एनर्जी भी स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करती है, तो फिर गिब्स एनर्जी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। हम चेंज एंट्रोपी से स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट कर लेते थे, लेकिन फिर गिब्स एनर्जी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां चेंज एंट्रोपी जो हम निकाल लेते ना सिस्टम का निकाले थे, ना सराउंडिंग का निकाले थे, किसका निकाले थे, टोटल का निकाले थे। अच्छा, सिस्टम पढ़ना तो आसान है लेकिन सराउंडिंग पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए एंट्रोपी से हम नहीं बता पाएंगे कि स्पॉन्टेनिटी है कि नहीं है, क्योंकि सराउंडिंग पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको गिब्स एनर्जी पढ़ना पड़ता है। गिब्स एनर्जी हमको सिस्टम के बारे में बता देता है, मतलब कि सिस्टम के बारे में बताता है कि स्पॉन्टेनिटी होगी कि नहीं होगी। वहां जो चेंज एंट्रोपी किया था वो टोटल के लिए बात कर रहा था, लेकिन गिब्स एनर्जी किसके लिए बात करेगा, सिस्टम के लिए बात करेगा। किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या करेगा, बता देगा। सुनो, गिब्स एनर्जी और क्या होता है, गिब्स एनर्जी मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, हमारे पास ये कोई सिस्टम है, बताओ इसकी टोटल एनर्जी मान लेते हैं एंथैल्पी से लिखते हैं। टोटल एनर्जी क्या से लिख दे, एंथैल्पी पर। अब बताओ इसमें टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का वो पार्ट, टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो हम यूजफुल वर्क करने के लिए काम कर सके, टोटल एनर्जी का वो पार्ट जो हम यूजफुल वर्क करने के लिए काम कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं गिब्स एनर्जी बोलते हैं। मान लो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या था, एच था। अब एच में बताओ एच क्या हो जाएगा, एच में हम वो पार्ट जो यूजफुल वर्क करने में क्या, उसी को हम क्या बोल दिए, गिब्स एनर्जी। बराबर क्या हो जाएगा, जो रैंडमनेस बढ़ाने के लिए एनर्जी होगी, जो रैंडमनेस बढ़ाने के लिए एनर्जी होती है, बताओ रैंडमनेस बढ़ाने के लिए एनर्जी हमारी जो होती है वो टीएस हो जाएगी, टीएस हो जाएगी। कैसे, हम जानते हैं कि यहां से हमारा एंट्रोपी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता था। बताओ यहां से एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, टी इंटू एस। बताओ ये क्या है, गिब्स एनर्जी, इसी को बोलते हैं, मतलब कि टोटल एनर्जी में से वो पार्ट जो हमको यूजफुल वर्क करने के लिए काम करे, उसी को क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब जी बराबर क्या हो गया, जी बराबर एच माइनस टी एस। सुनो, यहां एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। बताओ इसी तरह गिब्स एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बड़ी काम की इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है। गिब्स एनर्जी बराबर क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। सुनो, अच्छा ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमने गिब्स एनर्जी बोला, अगर गिब्स एनर्जी पर मोल बोल देते तो वो इंटेंसिव हो जाता है, क्योंकि आगे क्या लग चुका, पर लग जाए, किसी के आगे मोलर लग जाए या पर लग जाए तो क्या हो जाता था, इंटेंसिव हो जाता है। यहां सिर्फ गिब्स एनर्जी है तो एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये फार्मूला याद रखना है। क्या, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अच्छा, इसको एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोल दे, किस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोल दें।
सुनो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे बोलेंगे तो मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा 1 एटीएम, टेम्परेचर 25 डिग्री मान लेते हैं। बताओ स्टैंडर्ड पे क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये हमारा हो जाता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एट। किसके कंडीशन पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है। अच्छा सुनो, हमारा वर्क डन जो होता है नॉन एक्सपेंसिव मतलब कि यूजफुल वर्क किसके बराबर हो जाता है गिव्स एनर्जी डेल्टा जी माइनस के बराबर होता है। मतलब डिक्रीज इन गिव्स एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा सिस्टम का वर्क डन नॉन एक्सपेंशन के बराबर में हो जाता है। अब हम लोग रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं किसके किसके बीच में चेंज एंट्रोपी टोटल और गिव्स एनर्जी सिस्टम के बीच में रिलेशन पढ़ने आ रहे हैं। देखो क्या क्या रिलेशन होता है। जो हमारा गिव्स एनर्जी होता है सिस्टम का इक्वल टू होता है माइनस टी इंटू चेंज एंट्रोपी टोटल का। टी क्या है टेम्परेचर। अच्छा एस टोटल अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो बताओ ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो निगेटिव आएगा। मतलब एस टोटल अगर पॉजिटिव आएगा तो गिव्स एनर्जी क्या हो जाएगी निगेटिव। अगर एस टोटल निगेटिव हो जाएगा तो बताओ ये निगेटिव ऑलरेडी निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर एस टोटल हमारा निगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि एस टोटल क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम पढ़ चुके हैं एस टोटल क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। मतलब एस पॉजिटिव तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होना होगा तो डेल्टा जी जो होगा लेस देन जीरो करना पड़ेगा, दोनों उल्टा चलेगा। अगर एस टोटल और जी की बात करेंगे तो दोनों उल्टा चलेगा। अगर एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा स्पॉन्टेनियस के लिए तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा लेस देन जीरो हो जाएगा। सुनो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो डेल्टा एस होता है क्या होता है लेस देन जीरो होता है। डेल्टा एस क्या होता है लेस देन जीरो होता है तो डेल्टा जी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। सुनो अगर कभी पूछे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या होगा तो ग्रेटर देन लेस देन जीरो होना चाहिए, एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें इक्विलिब्रियम हमारा जो एस टोटल ये भी जीरो होगा और डेल्टा जी भी जीरो होगा। ये स्पॉन्टेनियस यहां से हम पता कर सकते हैं कि बताओ सिस्टम किसी भी सिस्टम का गिव्स एनर्जी अगर लेस देन जीरो, किसी भी सिस्टम का गिव्स एनर्जी लेस देन जीरो होगा तो बताओ उसका क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसका गिव्स एनर्जी हम निकाल लें अगर लेस देन जीरो आया तो बताओ प्रोसेस के साथ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह हम बता सकते हैं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा अगर किसी भी रिएक्शन का किसी भी सिस्टम का डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ जाए। क्या डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो एंट्रोपी लेस देन जीरो तो बताइए कौन सा प्रोसेस हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन होगी उसकी चार ही कंडीशन हो सकती है, या तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, या तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, या तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, या तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा। मान लो कोई भी रिएक्शन हमको दिया है इसको हमको पता लगाना है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं, मतलब ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। मान लो कोई भी रिएक्शन होगा हमको ये पता लगाना है। मान लो इसे हमने दिया PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, हमको ये रिएक्शन देगी, हमको ये पता लगाना है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी कि नहीं। तो इसकी कंडीशन हो सकती है। चलो मान लेते हैं पहला केस ले लेते हैं। सुनो केस फर्स्ट में देखते हैं। केस फर्स्ट में मान लेते हैं हम डेल्टा एच को क्या ले लिए, डेल्टा एच को क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया, डेल्टा एच को नेगेटिव ले लिया, डेल्टा एच को क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया, डेल्टा एच को नेगेटिव ले लिया, डेल्टा एच को नेगेटिव ले लिया। मान लेते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेक करने के लिए, किसके लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन होगी। अच्छा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। चलो फार्मूला लगाकर देखें कैसे होता है। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होना चाहिए, ये फार्मूला होता है। सुनो कैसे, डेल्टा जी हमको क्या लेके आना है नेगेटिव लेना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या लाना है नेगेटिव लाना है। अच्छा देखो हमको क्या क्या वैल्यू दिया है, डेल्टा एच दिया है नेगेटिव दिया है, डेल्टा एच नेगेटिव दिया, एंट्रोपी क्या दिया है, एंट्रोपी भी नेगेटिव दिया है, एंट्रोपी भी क्या दिया है नेगेटिव दिया। अब खुद सोचो ये नेगेटिव है ऑलरेडी भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हमको लाना क्या है अल्टीमेट लाना है नेगेटिव लाना है। फिर से सुनना, हमारे पास मान लो कि कोई रिएक्शन दिया है, रिएक्शन में हमको डेल्टा एच दे दिया, डेल्टा एच दे दिया, बताओ पूछेगा बताओ ये रिएक्शन होगा कि नहीं। मान लेते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, हमको क्या लेके आना है नेगेटिव लेके आना है। तो डेल्टा एच क्या दिया नेगेटिव, डेल्टा एच क्या दिया नेगेटिव, बताओ ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बताओ ये टर्म क्या हो चुका पॉजिटिव, ये टर्म क्या हो चुका नेगेटिव। हमको क्या लेके आना है नेगेटिव लाना है। मतलब कि हमारा टेम्परेचर अगर यहाँ क्या कौन रोल निभाएगा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम कर दे तो ये टर्म नेगेटिव हो सकती है या तो कम हो सकती है। तो बताओ डोमिनेंट कौन कर देगा नेगेटिव। मतलब कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर को कैसे रखना पड़ेगा लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। कैसे लो टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा। चलो दूसरा कैसे ले लेते हैं।
दूसरा केस मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, दूसरा केस में डेल्टा एच को इस बार हम क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, डेल्टा एच को क्या लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। फार्मूला लगाओ, फार्मूला बराबर क्या हो गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। चलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मान लेते हैं। कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस। बताओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव लेना पड़ेगा। बताओ हमको क्या क्या दिया, ये नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बताओ डेल्टा एच क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, वेरी गुड, नेगेटिव रखते हैं। बताओ एंट्रोपी क्या दिया, एंट्रोपी क्या पॉजिटिव दिया है। बताओ एंट्रोपी पॉजिटिव दिया है हमको, एंट्रोपी बताओ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, मतलब कि कोई भी टेंपरेचर ले लो, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। हमारा नेगेटिव लाना था, नेगेटिव आएगा। टेंपरेचर कोई भी ले लो, एट ऑल टेंपरेचर पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करेगा। सुनो, जब हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं शो करेगा। और जब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या शो करेगा, हाई टेंपरेचर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करेगा। सुनो याद करा देते हैं, अगर डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, बताओ दोनों नेगेटिव है तो टेंपरेचर क्या कर दो, लो कर दो। अगर दोनों नेगेटिव है तो टेंपरेचर क्या होना चाहिए, लो टेंपरेचर होना चाहिए, तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शो करेगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अच्छा खुद सोचो, डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्जो केंडो एक्जो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव तो एक्जो, मतलब कि प्रोडक्ट बनेगा, आराम से बन जाएगा। हाँ प्रोडक्ट बन जाएगा। एंट्रोपी बताओ, खुद बताओ, एंट्रोपी अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो कि नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कि डेल्टा एच नेगेटिव दे दिया, डेल्टा एच पॉजिटिव दे दिया, तो यहां कुछ देखने की, टेंपरेचर देखने की जरूरत नहीं है, ये सभी टेंपरेचर पे क्या दे देगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। खुद सोचो, डेल्टा एस क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, डेल्टा एस क्या कर दिया, नेगेटिव, डेल्टा एस क्या कर दिया, पॉजिटिव। बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी, एंडो कंडीशन है। अरे एंडो कंडीशन में तो एनर्जी और देनी पड़ती है, ये अपने आप नहीं जाती है। बस खुद सोचो, एंट्रोपी नेगेटिव कर दिया, एंट्रोपी नेगेटिव कर दिया तो कौन सा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये किसी भी टेंपरेचर पे हमारा स्पॉन्टेनिटी शो नहीं करेगा। मतलब कि डेल्टा एच पॉजिटिव कर दे और चेंज एंट्रोपी क्या कर दे, नेगेटिव कर दे, तो ये कभी भी किसी टेंपरेचर में स्पॉन्टेनियस शो नहीं करेगा। अब खुद सुनना, अगला सुनिए, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव कर दे, डेल्टा एच पॉजिटिव कर दे, डेल्टा एच भी पॉजिटिव कर दे, तो ये हाई टेंपरेचर देना पड़ेगा। बताओ दोनों पॉजिटिव तो क्या कर दो, हाई टेंपरेचर, दोनों नेगेटिव तो क्या कर दो, लो टेंपरेचर। अगर डेल्टा एच नेगेटिव एक्जो आराम से हो जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव स्पॉन्टेनिटी खुद शो कर रहा है, तो बताओ किसी भी टेंपरेचर पे शो कर देगा। डेल्टा एच को क्या कर दो, नेगेटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच क्या कर दो, पॉजिटिव मतलब एंडो वाला, तो ये किसी भी टेंपरेचर पे स्पॉन्टेनिटी शो नहीं करेगा। सर आप ये बात कर रहे थे कि किसी भी टेंपरेचर पे, मतलब टेंपरेचर कम करना, ज्यादा करना, किससे कम ज्यादा करना, क्वेश्चन ये उठता है किससे कम ज्यादा करना होगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे टेंपरेचर निकाल लो, किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे टेंपरेचर निकाल लो, किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे टेंपरेचर निकाल लो, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी बराबर क्या होता है, जीरो। तो क्या हमारा फार्मूला था, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। बताओ डेल्टा जी क्या कर दे, जीरो कर दे, तो क्या हो गया, एच माइनस टी डेल्टा एस। बताओ यहां से टेंपरेचर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एस। ये इक्विलिब्रियम का टेंपरेचर फाइंड कर लेते हैं। अगर इक्विलिब्रियम का टेंपरेचर फाइंड कर लेंगे, वहां से हम देख लेंगे इससे ज्यादा करना है कि इससे कम। जो हम बात कर रहे थे लो टेंपरेचर, किससे ज्यादा करना है, किससे कम करना है, हम पहले क्या निकाल लेंगे, इक्विलिब्रियम का टेंपरेचर निकाल लेंगे। इक्विलिब्रियम का टेंपरेचर निकालने के लिए डेल्टा जी को क्या करना पड़ेगा, जीरो। डेल्टा जी को क्या कर दिए, जीरो कर दिए, तो हमारा यहां से इक्विलिब्रियम का टेंपरेचर फाइंड कर देंगे। टेंपरेचर इक्विलिब्रियम निकालने का फार्मूला क्या है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा एस। ये इक्विलिब्रियम का टेंपरेचर फाइंड कर लेंगे, फिर इससे बताएंगे कि ज्यादा होगा कि कम होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ टेंपरेचर ज्यादा होगा कि कम होगा, तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम टेंपरेचर निकाल लेंगे। इक्विलिब्रियम टेंपरेचर निकालने के बाद बताएंगे कि मान लो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम टेंपरेचर आ गया 2000 केल्विन। क्या आ गया, 2000 केल्विन। मान लेते, सपोज कर लेते हमारे पास इक्विलिब्रियम टेंपरेचर क्या आ गया, 2000 केल्विन। अगर ये कंडीशन बन गई, क्या, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो टेंपरेचर इस बार यहां लेस देन बोल लेना 2000 केल्विन। अगर हमारा मान लो ये कंडीशन बन गया, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या हो गया, पॉजिटिव, तो अब यहां टेंपरेचर 2000 के ऊपर बोलना। ये क्वेश्चन आपको नीट में यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है यहां से। चलो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या हमारे पास कह रहा है, कोई भी 2a प्लस 3b गिव्स 4c। हमको डेल्टा एच की वैल्यू दे दी गई, डेल्टा एच मतलब चेंज एंथैल्पी की वैल्यू दे दी गई, चेंज एंट्रोपी की भी वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, 8 वाट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बताना इज अटेन्ड विच टेम्परेचर इज रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सुनो, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर निकाले, इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कैसे, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बताओ ये जीरो कर दो इक्विलिब्रियम पे, तो टेम्परेचर बराबर क्या है, डेल्टा एच बराबर चेंज इन एंट्रोपी। बताओ क्या हमको एंथैल्पी दिया, कितना दिया, 400 दिया। बताओ एंट्रोपी कितना दिया, 0.4 दिया। बताओ इसको यहां से कितना आ गया हमारा, 1000 केल्विन आ गया।
बताओ इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर आ चुका है, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर हमको यहां से मिल चुका है। जब इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर मिल चुका है, अब बताओ हमसे क्या पूछा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस के लिए पूछा है। किसके लिए? स्पॉन्टेनियस के लिए पूछा है। बताओ टेम्परेचर हमको मिल चुका है 1000 केल्विन। अब या तो इससे ज्यादा होगा या तो इससे कम होगा। चलो इससे ज्यादा कम करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा एच हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। हमने कहा था कि कभी भी अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव देख के क्या कर दो, हाई टेम्परेचर कर दो। पॉजिटिव पॉजिटिव देख के क्या कर दो, हाई टेम। सपोज कर लो अगर ये नेगेटिव आया होता, डेल्टा एच क्या आया होता, नेगेटिव आया होता। डेल्टा एच क्या आया होता, नेगेटिव। डेल्टा एच भी नेगेटिव आया होता, डेल्टा एच भी नेगेटिव आया होता, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ता, लो करना पड़ता। लेकिन अभी हमारा क्या आया, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर देन 1000 केल्विन। इससे बड़ा होगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। किसके के लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इससे बड़ा होगा। सुनो क्वेश्चन क्या करा, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। करा कि कंडीशन बताओ स्पॉन्टेनियस के लिए। अब ना यहाँ पे हमको डेल्टा एच के बारे में दिया है, ना डेल्टा एच के बारे में। कैसे निकालें? हमने कहा था कि डेल्टा एच निकालने के लिए डेल्टा एनजी निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो? डेल्टा एनजी। चलो डेल्टा एनजी निकाले। डेल्टा बताओ कैसे निकालते, प्रोडक्ट का बताओ। ये भी मान लो गैसेस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। बताओ प्रोडक्ट का कितना हो गया, 112। कितना हो गया, 112। किसका माइनस करना होता है, रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट में कितना दिया, -1। बताओ कितना हो गया, 2 -1 मतलब कि 1। डेल्टा एनजी क्या ग्रेटर देन 0 आया है? अच्छा पक्का डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 आया है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और डेल्टा एच भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। बताओ हमको क्या बताना है, कंडीशन बताना है टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर का कंडीशन बताना है। बताओ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो टेम्परेचर हाई करे कि लो, टेम्परेचर हाई करे कि लो, दोनों पॉजिटिव, तो क्या कर दो, टेम्परेचर हाई। तो ये कंडीशन क्या होगी स्पॉन्टेनियस के लिए, टेम्परेचर हाई कर दे। आपको नीट में यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि एक रिएक्शन देके आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में पूछ चुका है, लेकिन हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं। यहाँ टेम्परेचर के बारे में पूछ ले कि टेम्परेचर के बारे में भी कमेंट करो। सिर्फ नीट में इतना आया था कि डेल्टा एस और डेल्टा एच इसके क्या होगा, मतलब कि इक्वल टू क्या, 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन हम ये भी बता दिए हैं कि टेम्परेचर हाई होगा। क्यों हाई होगा, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब हम लोग गिब्स एनर्जी केमिकल रिएक्शन के लिए निकालने आ रहे हैं। गिब्स एनर्जी केमिकल रिएक्शन के लिए निकालने आ रहे हैं। सुनो जैसे मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है A प्लस गिब्स C प्लस D, ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए कैसे, इसके लिए जो फार्मूला होता है डेल्टा G बराबर डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। अच्छा यहाँ G, डेल्टा G और डेल्टा G नॉट में फर्क क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर कहने का मतलब ये है कि प्रेशर 1 atm ले लिया गया है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया गया है, ये फर्क होता है। ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये गिब्स एनर्जी है। अच्छा R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर है। अच्छा Q क्या है, Q यहाँ पे रिएक्शन क्वोशिएंट है। अगर इसी पे हम इक्विलिब्रियम पे बात कर ले, किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे बात कर ले, तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, 0। जब डेल्टा G 0 हो जाएगा तो गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड वाला किसके बराबर हो जाएगा, -RT ln K। इक्विलिब्रियम पे हो गया है तो Q यहाँ क्या बदल चुका है, K के फॉर्म में बदल चुका है। ये क्या आपकी, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सुनना यहां से अगर K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दे, K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दे, बताओ ये 1 से बड़ी कर दे, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये ग्रेटर देन 1 कर दे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा G नेगेटिव। अच्छा डेल्टा G नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस के नाम स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर डेल्टा S पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। मतलब जब K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर से सुनो, अगर ग्रेटर K की वैल्यू लेस देन 0 कर दे, 1 से छोटी कर दे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर K की वैल्यू छोटी कर दे, 0 से छोटी कर दे, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, बताओ ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा डेल्टा G पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा G अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। खुद सुनना, अगर K की वैल्यू 0 कर दे, एट इक्विलिब्रियम K की वैल्यू 0 कर दे, तो बताओ K की वैल्यू 0 तो डेल्टा G की वैल्यू 0, तो कौन सा प्रोसेस, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। यहां से ये रिलेशन आपको पूछ सकता है कि K की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा G क्या होगा। यहां से आपसे रिलेशन पूछ सकता है, K की वैल्यू ग्रेटर देन होगा तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस। अगर K की वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो K की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोग एक पॉइंट देखते हैं,
हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। किसके लिए होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए होता है। हमें ये पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के। अच्छा, के यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होता है, क्यू किसके बराबर हो जाता है, के बराबर आ जाता है। सुनो, अगर एल को लॉग के फॉर्म में लिखना है, एल को लॉग के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 2.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। बताओ, जहां डेल्टा जी नॉट की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, बताओ क्या हो जाएगा हमारा, ये यहां से रख दें तो माइनस आर टी एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। सुनो, अब बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने इस पे लिखा है एक पैराग्राफ, बहुत अच्छा लिखा है। यहां से क्वेश्चन मारेगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। सुनो कैसे, मान लो कि आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, फॉर एक्सोथर्मिक। किसके लिए, फॉर एक्सोथर्मिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। बताओ, फॉर एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी लिखती है एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बताओ, ये नेगेटिव करना है हमको, क्या करना है, नेगेटिव करना है, तो ये पूरा टर्म क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। अच्छा, इसके सामने भी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। बताओ, इक्वल लाने के लिए, बताओ इसको अगर नेगेटिव है, एंट्रोपी मान लो क्योंकि पॉजिटिव बहुत कम है, मान लो एंट्रोपी पॉजिटिव बहुत कम है, जब ये बहुत कम है तो ये बहुत ज्यादा है, तो डेल्टा एच अगर आपके एनसीईआरटी निकला लिखा हाईली एक्सोथर्मिक, वर्ड यूज किया हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। ये पूरा टर्म नेगेटिव, तो बताओ इसके इक्वल लाना पड़ेगा। इसको इक्वल लाने के लिए के की वैल्यू क्या रखे कि ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाए, के की वैल्यू क्या रखे है, मतलब लेस देन जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन 1 करनी पड़ेगी। सर कैसे, सुनो, अगर के की वैल्यू हम पॉजिटिव रख देंगे तो बताओ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमको क्या लेके आना था, नेगेटिव। इसका मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन चुका है। चेंज इन एंथैल्पी और हमारे रिलेशन किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बन चुका है। क्या, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। सुनो, फॉर एंडोथर्मिक के लिए बात करें, किसके लिए, फॉर एंडोथर्मिक। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। आपकी एनसीईआरटी लिखिए एक पैराग्राफ इस पे, मान लो कि एंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, बताओ डेल्टा एच पॉजिटिव, तो बताओ इस बार क्या लाना, ये पूरा टर्म को क्या लेके आना, पॉजिटिव लेके आना, पूरा टर्म पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा। बताओ ये पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव तब होगा जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। बताओ लेस देन 1 हो जाए, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बताओ ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव लाने के लिए के की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, लेस देन 1 करनी पड़ेगी। सुनना फिर से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम जानते हैं डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन। अच्छा खुद सोचो, जब ग्रेटर देन 1 हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो प्रोडक्ट साइड रहेगा रिएक्शन की, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट की साइड। अगर ये लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, तो किसके साइड रहेगा, रिएक्टेंट के साइड रहेगा। आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, सुनो, एनसीईआरटी क्या कहती है, स्ट्रांगली एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, मतलब डेल्टा एच क्या हो, पॉजिटिव हो, स्ट्रांगली एंडोथर्मिक हो। मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव, तो पूरा टर्म क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लाना पड़ेगा। मतलब क्या लिखे, डेल्टा एच में बी लार्ज एंड पॉजिटिव, बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी, तो इस केस में डेल्टा के क्या होगा, डेल्टा के इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 होगा, स्मॉलर देन 1 होगा। आपकी एनसीईआरटी पूरी लिखी। और रिएक्शन, अच्छा स्मॉलर देन होगा तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड रहेगा, प्रोडक्ट साइड, रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्टेंट साइड लिखा। देखो क्या लिखा, अनलाइकली, मतलब कि प्रोडक्ट के साइड में ज्यादा रिएक्शन नहीं रहेगा, किसके साइड में रहेगा, रिएक्टेंट के साइड में रहेगा। जब भी यहां से क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अच्छा खुद सोचो, अगर ये एक्सोथर्मिक होता, एक्सोथर्मिक होता तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ लार्जर देन 1 होगा। जब लार्जर देन 1 होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में कि रिएक्टेंट। चलो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। कैसे, मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा ग्रेटर देन होगा तो बताओ, ग्रेटर देन होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा, लेस देन होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा। यहां से कांसेप्ट, इस कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कभी भी जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो हमारे पास कोई फेस चेंज है, सॉलिड से लिक्विड बनना है, फेस चेंज है, सॉलिड से लिक्विड बनना है, मतलब वाटर सॉलिड से किसमें बनना है, लिक्विड बनना है। हमको डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस के बारे में कमेंट करना है। चलो सबसे पहले डेल्टा जी के बारे में देखते हैं। बताओ डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। बताओ क्या होना चाहिए, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है,
इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि फेस चेंज कब होता है बताइए, 0 डिग्री पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो। चलो डेल्टा एच के बारे में कमेंट करो, डेल्टा एच बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो क्या होगा, डेल्टा एच के बारे में कमेंट करो, डेल्टा एच क्या होगा बताओ। सॉलिड से लिक्विड बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना क्या ऑटोमेटिक बन जाएगा, नहीं, ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब एनर्जी को अब्सॉर्ब करके जाएगा तो बताओ एंडोथर्मिक प्रोसेस बताओ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। चलो एंट्रोपी के बारे में कमेंट करो, एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी कम होगी बताओ। सॉलिड से लिक्विड बनना बताओ, इसके मॉलिक्यूल पास पास में, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया, रेडनेस बढ़ गया, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेल्टा यू के बारे में कैसे निकालोगे, डेल्टा यू के बारे में कैसे निकालेंगे, सुनो, हमने कहा था कि वहां से एक फार्मूला बताया था, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी, ये बताया था। हमने कहा था कि कोई भी अगर सभी कंपोनेंट सॉलिड हो लिक्विड हो, सभी कंपोनेंट सॉलिड हो लिक्विड हो, तो वहां डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल आ जाता था। सभी कंपोनेंट सॉलिड हो लिक्विड हो तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाता था, डेल्टा यू के बराबर। बताओ डेल्टा एच हमारा निकल चुका है तो डेल्टा यू नहीं निकल जाएगा, डेल्टा यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, यहां से अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। सुनो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। मान लो हमारे पास ये कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है हमारे पास। अगर सिस्टम में हम लोग क्या करें, इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, सिस्टम में क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं। मान लो इसके टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। मान लो इसका टेम्परेचर हम लोग कम करते जाएंगे, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो एंट्रोपी क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी। ऐसा टेम्परेचर कम करते करते हम लोग क्या किए, 0 केल्विन पे ले आए। किस पे ले आए, 0 केल्विन पे ले आए, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ले आए। तो उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंट्रोपी क्या हो जाता है, 0। ऐसे किसका होता है, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका होता है, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। वहां टेम्परेचर कम करते करते हम 0 केल्विन पे ले आए तो एंट्रोपी हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन क्या सभी प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 होता है, नहीं, इसमें कुछ भी एक्सेप्शन है। जैसे NO N2O मिक्सचर ऑफ आइसोटोप का 0 नहीं होता है। ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।